क्वेश्चन दिया था मैंने, लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था अभी एक, कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 न्यूक्लियाई है, स्टार्टिंग में हमारे पास एट टी इज टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो 1000 न्यूक्लियाई थे, और 10 सेकंड के बाद 900 रह गए। तो तुम्हें बताना है 20 सेकंड के बाद कितने बचेंगे। 800। 800 किसने बोला है? सिद्धि, तमन्ना। तमन्ना, चलो और कोई? 810। 800, 810 किसने बोला है? तो हर्षिल। 110। बहुत अच्छे, हर्षिल का सही है, और 810 सही है। तुम लोग सोच नहीं, मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में परसेंटेज ड्रॉप सेम रहता था कि परसेंटेज सेम रहता कि ड्रॉप सेम रहता था? परसेंटेज ड्रॉप। परसेंटेज ड्रॉप, तो परसेंटेज ड्रॉप यहाँ पे कितने का हुआ है? 10% का। परसेंटेज ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पे? 10%। 10% हुआ। तो 900 से 10% कम कर दो, 900 का 10% कितना हुआ? चेक करो एक बार, 900 का 10%, 90। 90। 900 या 90% कर दो, इसका जो बचेगा 90% बचेगा ना, यस सर। तो ये खत्म। कितना आ गया? 810। एक सेकंड का क्वेश्चन था, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर एक्शन होती है, जीरो ऑर्डर एक्शन होती है तो परसेंटेज ड्रॉप सेम नहीं रहता, ड्रॉप सेम रहता है, ड्रॉप सेम रहता है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है तो वो परसेंटेज ड्रॉप सेम रहता है। और बोर्ड में आएगा तो तुम पूरा तरीके से करोगे। पहले निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा 2.303 बाय टी टाइम्स ऑफ द सेकंड लॉग ऑफ इनिशियल 1000 फाइनली 900, ये दो जीरो कैंसिल, लॉग 10 माइनस लॉग 9, ये आ गया लैम्डा। अब उसके बाद तुम्हें निकालना है कितने बचे हैं, तो फिर दोबारा लगाएंगे फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाय 20 सेकंड के बाद लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट 1000 है, फाइनल अमाउंट हमें निकालना है। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, 2.303 बाय 10 लॉग ऑफ 10 बाय 9, दिस इज इक्वल टू 2.303 बाय 20 लॉग ऑफ 10 की और 3 बाय n बाय n। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 लॉग 100 बाय 9 आ गया। चेक करेंगे 100, 2 जब इधर जाएगा तो 100 बाय 9 आएगा, 100 बाय 9 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बाय n। एक बार चेक करना आंसर आ रहा है इससे कि नहीं, कुछ गलत हुआ है क्या? स्क्वायर 81 आएगा, सॉरी स्क्वायर होगा तो, जब ये 2 इधर जाएगा, 2 जब इधर जाएगा तो पावर में स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो 100/81 आएगा। तो ये जीरो का है, ये आ गया एन 810। यस क्या सर आ थोड़ी गया। फास्ट करोगे तो हो जाएगा, ओरल भी हो सकता है ये, और ये मैंने बोर्ड वाले तरीके से बता दिया किस तरह से करना है, ओरल हो सकता है ये, बट बिकॉज परसेंटेज ड्रॉप रिमेन्स द सेम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1000 से 900 हुआ तो परसेंटेज ड्रॉप हुआ 10%, तो 900 से 10% ड्रॉप करना है तो इतना आएगा। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती तो 800 आता, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, इसलिए तब ऐसा होता है, सही ना? तो ध्यान से इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो हम काइनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल, इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल, रेडियोएक्टिव सैंपल 10⁻10 atoms are present, activity is चलो calculate t half and decay constant if activity at that instant is, activity at that instant is equal to 10�7 becquerel। बताओ क्या आएगा आंसर इसका? फास्ट, थोड़ा इजी क्वेश्चन है।
आंसर बोलेंगे? चलो देखेंगे फिर इधर, किसी को बोलना आंसर? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। देखो, आवाज नहीं आ रही किसी की। देखो dn बाई dt जो लैम्डा n होता है, dn बाई dt दे रखा है, dn बाई dt दे रखा है, एक्टिविटी होती है dn बाई dt। 10⁷ बैक्टीरियल मींस 10⁷ डीपीएस ही है, डीपीएस में ही होना चाहिए, डीपीएस में ही होना चाहिए। अगर मैं इसको देता 10 रदरफोर्ड, अगर मैं इसको 10 आरडी देता तो भी सेम वैल्यू है कि नहीं है? अगर मैं एक्टिविटी देता 10 रदरफोर्ड तो भी ये इतना ही रहता। 10⁷ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन है 10⁻10, तो लैम्डा आ गया यहाँ से 10⁻3, 10⁻3 आ गया लैम्डा यहाँ से, तो लैम्डा 10⁻3 आ गया। तो अब हमें निकालना है टी हाफ। टी हाफ क्या होगा? ये सेकंड में आएगा, सेकंड इनवर्स में, क्योंकि रदर ये देख रहे हैं बैक्टीरियल किसमें होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 0.693 बाय लैम्डा, तो ये आ गया 693 सेकंड्स। ये आंसर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, अभी टफ नहीं कराया, मैं असाइनमेंट से कराऊंगा तो अच्छे क्वेश्चन होंगे। अभी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन दिए। समझ आ गया? 693 सेकंड्स आंसर है। नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की डिटेल मिलेंगी, और उसको उसको वो डिटेल मैं तुम्हें दूंगा। टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटीज। थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटीज, थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटीज। थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटीज के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, कोई भी रेडियो एक्टिविटी के क्यों होता है, व्हाई अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स आर एमिटेड। देखो, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्यों एमिट होते हैं? so that unstable nuclei becomes stable, ताकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाए, and that unstable nuclei will emit alpha beta gamma particles until and unless it becomes stable। तब तक एमिट करता रहेगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता। तो इसलिए थ्योरी दी गई है स्टेबिलिटी की। any unstable nuclei wants to decrease its energy। कोई भी अनस्टेबल है यानी उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो हमेशा अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा ताकि स्टेबल हो सके। तो इसलिए अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट करेगा इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल स्टेबल। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेस पे, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेस पे थ्योरीज दी गई थी। तीन थ्योरी थी, तीन थ्योरी है। पहली है इवन ऑड थ्योरी, इवन ऑड थ्योरी और मैजिक नंबर थ्योरी। यूजलेस है, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता। तो पहला इवन ऑड थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है वाई any nuclei emits alpha, beta or gamma particles, because when nuclei is unstable, then in order to become stable, in order to lose its energy, in order to decrease its energy, it emits alpha, beta and gamma particles। तो even odd theory, even odd theory। तो इसके बेसिस पे क्या बोला गया कि देखो, एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, कुछ भी नहीं पता तुम्हें एलिमेंट के बारे में, तुम बस ये चेक कर लेना उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है तो ही वो स्टेबल होगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट जो स्टेबल है, मैक्सिमम न्यूक्लियाई जो स्टेबल है, वो जिसमें प्रोटॉन भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है, वो स्टेबल है। तो एक बार ये नोट कर लेंगे, इवन और थ्योरी एक्सपेरिमेंटल है ये।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। पहला केस ये भी इवन, ये भी इवन, तो स्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं इसमें? 165, 165, इसलिए सबसे ज्यादा न्यूक्लियाई इसमें स्टेबल है। मैंने टोटल न्यूक्लियाई पीछे स्टेबल कितने बताए थे? 270 के आसपास, 275 के आसपास बताए थे, तो मैक्सिमम उसमें से यही आ गए। अगर न्यूट्रॉन इवन है, प्रोटॉन ऑड है, उस केस में सिर्फ 55 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1/3 ही हो गया शायद, हाँ 1/3 हो गया। और अगर ये ऑड है और ये इवन है तो और कम हो जाते हैं 50, तब 50 न्यूक्लियाई स्टेबल है। और अगर दोनों ऑड जाते हैं, ये भी ऑड, न्यूट्रॉन भी ऑड, प्रोटॉन भी ऑड, उस केस में सिर्फ 5 न्यूक्लियाई स्टेबल है। तो टोटल भी कर लोगे इसको तो हमारा वही आ रहा है 275, चेक कर लेना एक बार। तो टोटल ये, if neutron and proton they both are even, in that case 165 nuclei are stable, and if neutron is even and proton is odd, then 55 nuclei are stable. In case if neutron is odd and proton is even, 50 nuclei are stable. दोनों ऑड हैं तो सिर्फ 5 न्यूक्लियाई स्टेबल हैं। चाहो तो उसके नाम भी नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, एक एक छोड़ के लिख लेना बस। हाइड्रोजन है, लिथियम है, और फिर आ गया बोरोन, आ गया नाइट्रोजन, आ गया, और एक याद कर लेंगे टेंटेलम, 73 एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन भी कौन सा वाला आएगा? 1H2, तभी दोनों ऑड होंगे, चेक करो। इसमें न्यूट्रॉन भी ऑड है, न्यूट्रॉन 2 - 1 है, प्रोटॉन 1 है। दूसरा एग्जांपल 3Li6 नॉट 7, दोनों ऑड होने चाहिए। तीसरा बोरोन, बोरोन में 5 और 10 वाला, दोनों ऑड है। न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी 5, प्रोटॉन भी 5। नेक्स्ट आ गया नाइट्रोजन, 714, 714, दोनों ऑड है। उसके बाद आ गया टेंटेलम, टेंटेलम 73 और 180, दोनों ऑड आएंगे। तो ये 5 न्यूक्लियाई हैं जो अनस्टेबल है। क्लियर? दीज आर द 5 न्यूक्लियाई व्हिच आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। सही? तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि दोनों अगर इवन है, अगर दोनों इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन, प्रोटॉन भी इवन, इन दैट केस वी हैव टोटल स्टेबल न्यूक्लियाई एज 165। इसलिए कुछ भी नहीं पता स्टेबल तो होगा ये ना? स्टेबल न्यूक्लियाई। हाँ, मैंने अनस्टेबल बोला क्या? यस। चलो कुछ नहीं, स्टेबल न्यूक्लियाई 165 है अगर दोनों के दोनों इवन है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेबल है, तो ये चेक कर लेना एक बार जरूर। तो परसेंटेज चांसेस ज्यादा होंगे कि अगर तुम दोनों इवन निकालते हैं तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये इवन ऑड थ्योरी थी, दिस वाज फर्स्ट थ्योरी, इवन ऑड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ध्यान रख लेंगे। दूसरी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैजिक नंबर थ्योरी। सेकेंड थ्योरी, मैजिक नंबर थ्योरी। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसके अंदर क्या बोला मैजिक नंबर थ्योरी के अंदर, कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के पास, किसी भी एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या इनका सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और देयर सम, in case if any element has either neutron or proton or their sum is equal to वही मैजिक नंबर्स के इक्वल, is equal to 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। अगर ये इनके इक्वल आता है तो न्यूक्लियर स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल है। इसमें भी वेरिएशंस हो सकती है, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसमें भी कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, देयर मे बी सम वेरिएशंस। तो ये मैजिक नंबर थ्योरी है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन 8 है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन 8 है, या दोनों का सम 8 है, तो उस केस में न्यूक्लियर स्टेबल होगा, अदरवाइज न्यूक्लियर स्टेबल नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर थ्योरी, दिस इज अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर थ्योरी, ये मैजिक नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब जो हमारी थ्योरी है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, क्वेश्चन आएगा तो उसी से आएगा, मैजिक नंबर N/P थ्योरी से, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी, यहाँ पे अब डिटेल चलेगी, यहाँ पे थोड़ी डिटेल चलेगी। जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ध्यान देंगे एक बार। हमें न्यूक्लियर फेनोमेना है तो इसके पास वाले शेल्स से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। हमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर मैं चेक करूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टिल Z इज इक्वल टू 20, N और P तुम चेक करोगे तो N विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू 1। N
n विल बी इक्वल टू p, सॉरी, n जो n और p जो होंगे वो इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। तुम चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट सोचोगे ना, जैसे मैंने लिया 8O16, 7N14, 6C12, 6C12, तो बहुत सारे केसेस आएंगे जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम भी 20Ca40, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, टिल एटॉमिक नंबर 20, टिल एटॉमिक नंबर 20। हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस की, शेल से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये शेल में हटा रहा हूँ यहाँ से, शेल से कोई मतलब नहीं है, बस न्यूक्लियस के अंदर की बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा, अदरवाइज न्यूक्लियस जो है एटम के साइज के, सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज के, जैसे अगर मैं वो एग्जांपल लेते हैं ना, हर जगह एग्जांपल यही मिलेगी कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल है वो न्यूक्लियस है और पूरा ग्राउंड एक एटम है, ऐसे एज्यूम करना है, एक एटम है। बता भी रखा है इसके अंदर कि जो 10⁵15 इसका साइज, जो 10⁵5 डिफरेंस होता है साइज रेडियस का, जो डिफरेंस आता है वॉल्यूम में 10⁵15 के, वॉल्यूम 10⁵15 टाइम्स आ जाएगा एटम का, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का रेडियस होता है, तो 10⁻10 मीटर एटम का रेडियस होता है, तो इसलिए 10 वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो 10⁵15 आ जाएगा डिफरेंस। तो इसलिए न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू होल एटम। तो मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, मैं दो दो ही ले रहा हूँ, मान लिया मैंने एग्जांपल में। अब तुम्हें ये पता है न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन, दो प्रोटॉन लिया मैंने, दो न्यूट्रॉन लिया, कोई भी एग्जांपल लिखते हैं, से 2He4 में आ रहा है कि नहीं, ये 2He4 लूंगा अगर मैं, दो प्रोटॉन है इसमें और दो ही न्यूट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल कैसे हैं, कोई बता सकता है ये, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्शन होनी चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्शन होनी चाहिए, ये क्यों स्टेबल है? न्यूक्लियस के अंदर ये क्यों स्टेबल है, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होनी चाहिए? ये प्रोटॉन, ये इसको रिपेल करेगा, दूर भागना चाहिए था। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल होता है, सबको पता है, न्यूक्लियस इज हाईली स्टेबल। सर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ी अट्रैक्शन भी हो सकती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्यों, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी बहुत पावरफुल अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं, मतलब ये दो प्रोटॉन जो हैं, ये दो प्रोटॉन जो हैं, दे आर वेरी फर्मली अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। शॉर्ट डिस्टेंस पे ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इट इज नॉट ए रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है। रिपल्शन होती है प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसको माना गया है, इसको एजम्पशन है ऐसा कि इट इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्शन वाला फोर्स था। तो इसलिए इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगी, दोनों, जो दोनों हमारे प्रोटॉन है इनमें भी अट्रैक्शन होगी, इनमें अट्रैक्शन होगी दोनों में आपस में। ऐसे ही इस प्रोटॉन में इस न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन होगी, इस प्रोटॉन में इस न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन होगी, इस न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन होगी, इस न्यूट्रॉन की इस प्रोटॉन से भी अट्रैक्शन होगी, इस प्रोटॉन की इस न्यूक्लियस से भी, न्यूट्रॉन से भी अट्रैक्शन होगी। इसलिए बहुत फॉर्मली अटैच होते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स है, और जो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस दिस इज ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स। ये पाई मेजन्स वगैरह भी पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, मेजन पाई प्लस पाई माइनस ये सब भी होते हैं, तो उसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इन न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, शुड बी रिपेल्ड, और रिपेल होते भी हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है न्यूक्लियस के अंदर कि ये अट्रैक्टेड होते हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू विच इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। हाँ, ज्यादा डिस्टेंस के लिए रिपल्सिव भी होता है, लेकिन कम डिस्टेंस के लिए जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसमें ये अट्रैक्टिव फोर्स ही मानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन दोनों और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एजम्पशन ऐसा माना गया है। मतलब ये होता है ना कि कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड में साइंटिस्ट लगाते ही रहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, तो उन्होंने ये ऐसा निकाला है
कि ऐसा होगा, न्यूक्लियर फोर्स है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। हम मैं जो थ्योरी मेरे को पढ़ानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हम इसके अंदर थ्योरी के अंदर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में तो पता नहीं कितनी डिटेल में पढ़ोगे तुम उसको, एन बाई पी थ्योरी को। केमिस्ट्री में तो एलिमेंट्री आइडिया है, इसमें जो इतना मैं बता रहा हूँ ये भी कोई नहीं है, इतना भी नहीं है इसके अंदर। तो अब नोट कर रहे हैं एन बाई पी थ्योरी में स्टार्ट करता हूँ। और ये ध्यान रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ध्यान रखना, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो बीटा पार्टिकल हो, गामा रेडिएशन हो, सब न्यूक्लियस एमिट करता है। सब न्यूक्लियस, चाहे वो पॉजिट्रॉन भी हो, +1 नहीं 0। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4। 2He4 क्या ये अल्फा पार्टिकल है? क्या ये अल्फा पार्टिकल है? ये भी बताऊंगा मैं, अल्फा पार्टिकल पढ़ा भी होगा तुम लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। क्या ये अल्फा पार्टिकल है? No, sir. हाँ, ये अल्फा No, sir. पार्टिकल नहीं है। हाँ, ये हीलियम एटम है, बट इट इज नॉट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो उसमें अगर ये हीलियम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना। मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की। हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने, तो बनेगा ये अल्फा पार्टिकल, तो बनेगा ये अल्फा पार्टिकल। मतलब ये था हीलियम, ये थे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये बाहर निकल गए, ये दोनों बाहर निकल गए, ये हट गए। हीलियम 2 प्लस जो बना, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। सही ना, अल्फा पार्टिकल ये होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, मास में कोई कमी नहीं आई है, मास लगभग सेम मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियर फोर्स जो मैंने थोड़ा सा बताया उसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वैलिड था ये, और ज्यादा डिस्टेंस पे ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अदरवाइज शॉर्टर डिस्टेंस पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको अट्रैक्टिव फोर्स ही मानते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एन बाई पी थ्योरी। एन बाई पी थ्योरी, थर्ड थ्योरी। क्लियर? एन बाई पी थ्योरी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी। तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या थ्योरी है ये? देखो, जैसे मैंने इसमें ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया किसका? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। दिमाग में थोड़ा सा तुम्हारे रहना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन्स है आगे जाकर, एटॉमिक नंबर 20 से आगे जाकर, तुम बताओ क्या ज्यादा बढ़ेगा, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन? आगे जाकर क्या ज्यादा बढ़ेगा, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन? बोलो फास्ट, सबको पता है मास। अरे कोई भी एग्जांपल ले लो, आयरन ले लिया मैंने एग्जांपल। आयरन क्या होता है? 26 56। क्या ज्यादा बढ़ा? क्या इस केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है? क्या इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है? यूरेनियम ले लो, 92 टू 38। क्या इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है? श्रेया? No, sir. No, sir. No, sir. न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं है। देखो न्यूट्रॉन कितने बढ़ गए, ये कितने हो गए न्यूट्रॉन, चेक करना है इसमें। 146, यूरेनियम में 146 है न्यूट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स आर ओनली 92। देखो कितने बढ़ गए। इसमें भी चेक करोगे, जो लाइटर न्यूक्लियाई है, ज्यादा हैवी तो नहीं है, आयरन ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, इसमें 26 प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो न्यूट्रॉन्स इसमें भी ज्यादा है, 30 है, 30 न्यूट्रॉन्स। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? कोई पूछेगा क्यों बढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन्स, तो तुम बोलना ताकि प्रोटॉन्स अगर बढ़ाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। प्रोटॉन, ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। हैवियर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स को, रिपल्सिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम किसको बढ़ाते हैं? हम किसको बढ़ाते हैं? न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स को बढ़ाते हैं, है ना। न्यूट्रॉन्स को बढ़ाते हैं ताकि रिपल्सिव फोर्सेस कम हो और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़े, न्यूक्लियर फोर्सेस और ज्यादा बढ़े। प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा?
प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियाई क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए न्यूट्रॉन्स बढ़ाते हैं। फिर अच्छा न्यूट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एक साथ ही क्यों नहीं बढ़ा देते, न्यूट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एक साथ ही क्यों नहीं बढ़ा देते? देखो अगर देखो ये दोनों बातें है ना, अगर मैं न्यूट्रॉन्स को एक साथ ही बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, तो उस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि न्यूक्लियस भी कंप्रेस हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए एक लिमिट तक ही करते हैं, एक लिमिट तक ही करते हैं। कुछ समझ आ रही है बात की नहीं? न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो भी एक लिमिट तक बढ़ सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स को ऐसा नहीं कि एक साथ बढ़ा दें बहुत ज्यादा। तो अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे और एक चीज और ध्यान देंगे कि सिर्फ एटॉमिक नंबर 83 बिस्मिथ, दिस इज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इसके बाद वाले जितने भी एटॉमिक नंबर्स हैं सब रेडियो एक्टिव हैं, इसके बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव हैं। दिस इज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई बिस्मिथ। n by p रेशियो निकालोगे इसका, इट कम्स आउट टू बी 1.52, 1.52 आता है ये रेशियो। लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, आफ्टर दिस ऑल न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, बिस्मिथ। तो अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, चलो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1 to 20 तक, 1 to 20 तक लाइन कैसे चलेगी, 1 to 20 तक लाइन कैसे चलेगी, बोलो। Straight line. Straight line. देखो 1 to 20 तक स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे, ये मान लिया मैंने, समझ आ गया कि नहीं? 1 to 20 तक, जब न्यूट्रॉन भी 20 है और मतलब जेड, जेड जो है लेस देन इक्वल टू 20 है, जेड लेस देन इक्वल टू 20 है, तो n बाय p जो है वो 1 होगा, दैट मींस n विल बी इक्वल टू p, क्लियर, n विल बी इक्वल टू p। तो कैल्शियम की बात करें तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं, ऐसे चलेगा ये। तो ये यहाँ पे जो भी इसको मैं जो ड्रॉ करूंगा ना ब्लैक से, ध्यान रखना, वो होगी स्टेबिलिटी बेल्ट, वो क्या होगी, स्टेबिलिटी बेल्ट। अब इसके बाद बताओ क्या होगा, इसके बाद बताओ क्या होगा, ये चल रही है नंबर p इक्वल टू 1, this is n by p is equal to 1, that means n is equal to p approximately है, ये मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ जो इसके, ये स्टेबिलिटी बेल्ट नहीं है, ध्यान रखना चीज का, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। ये स्टेबिलिटी बेल्ट नहीं है, स्टेबिलिटी बेल्ट कहां तक है अभी, ओनली टिल जेड लेस देन इक्वल टू 20, यहां तक ये है। इसके बाद क्या होगा बताओ, न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, Neutrons. Electrons. Neutrons. न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बेल्ट जाएगी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बेल्ट, ये इस तरीके से। ये है मेरी पूरी स्टेबिलिटी बेल्ट, ध्यान रखना, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी बेल्ट। मैं एक बार इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखे स्टेबिलिटी बेल्ट। ये नहीं है स्टेबिलिटी बेल्ट, n इक्वल टू p1। स्टेबिलिटी बेल्ट जो मैंने ब्लैक से शो कर रखा है, दैट इज ओनली द स्टेबिलिटी बेल्ट, दिस इज द ओनली, यानी जो न्यूक्लियाई, ध्यान सुना लाइन, जो न्यूक्लियाई का जो रेशियो है n बाय p का, जो इस पे लाई कर रहा है, इस पे मतलब जो मैं बनाऊंगा अभी ये इसके ऊपर चलो इसको देखो ऐसे, वही न्यूक्लियाई स्टेबल है, वही न्यूक्लियाई स्टेबल है जो इस पे लाई कर रहे हैं, येलो वाली लाइन पे, वही जिसका रेशियो n बाय p रेशियो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ओनली दोज न्यूक्लियाई आर स्टेबल, क्लियर, ओनली दोज न्यूक्लियाई आर स्टेबल, रेस्ट ऑल आर अनस्टेबल। तो मान लो अगर अगर मान लो कोई न्यूक्लियाई, ध्यान देंगे, मान लो कोई न्यूक्लियाई जो है उसमें आया ये आ गया ऐसे, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे इधर लाई करते हैं, कुछ न्यूक्लियाई इधर लाई करते हैं ऐसे, तो वो क्या करेंगे, ये स्टेबल है अनस्टेबल है, जो रेड डॉट से मैं शो कर रहा हूँ, ये स्टेबल है अनस्टेबल है, Unstable. थोड़ा फास्ट बोलना है, अनस्टेबल है। तो अब इनमें क्या ज्यादा है, क्यों अनस्टेबल है, इनमें क्या ज्यादा है, इनमें Neutron. क्या न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो n बाय p रेशियो को मेरे को कम करना है ज्यादा करना है,
कम करना N/P है। रेशियो कम करना है। कम करना है तो यानी क्या कम करना है? न्यूट्रॉन कम करना है, प्रोटॉन कम करना है? न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन कम करना है ना। तो अभी मैं तुम्हें बात बताऊंगा, न्यूट्रॉन कम करने के लिए न्यूक्लियस जो है वो बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है। न्यूक्लियस जो है बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, न्यूट्रॉन तो रिलीज नहीं करता, उससे रिपल्शन और बढ़ जाती है। इसलिए न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होता है इसमें बीटा पार्टिकल्स में। और अगर मान लो ये तुम्हें समझ आ गया ना, N/P बढ़ गया इधर। अगर हमारे पास मान लो मैं इसको शो कर रहा हूँ ग्रीन से, अगर कुछ न्यूक्लियाई इधर है जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ग्रीन डॉट से, अब तुम बताओ ये स्टेबल अनस्टेबल? ये न्यूक्लियाई स्टेबल है कि अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल। क्या ज्यादा है इसके अंदर? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स। Proton. तो ज्यादा है। तो इसलिए अब हमें क्या, किसको N/P रेशियो को बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है। बढ़ाना. बढ़ाना है। बढ़ाना है ना, तो अल्फा एमिशन होगा। अल्फा और प्रोटॉन, अल्फा और प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, अल्फा और प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन एमिशन, या एक टर्म और है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। ध्यान रखना इस चीज का, सिर्फ जब N/P रेशियो तुम्हें कम करना है, ध्यान से लाइन, N/P रेशियो कम करना है तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा न्यूक्लियर को स्टेबल बनाने के लिए। ये मैं प्रूफ दूंगा अभी आगे, इसका याद रहेगा पहले से तो पढ़ने में मजा आएगा। अगर N/P रेशियो को कम करना है तो फिर बीटा एमिशन होगा, बीटा एमिशन होगा। अदरवाइज इन ऑल केसेस देयर विल बी अल्फा एमिशन और प्रोटॉन एमिशन और +1 E0। बस सिर्फ बीटा एमिशन कब होता है? जब N/P रेशियो को कम करना है। जब N/P रेशियो को कम करना है तो ये एमिशन। समझ आ गया इतना? किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो तुम। सर हायर एटॉमिक नंबर के लिए जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं प्रोटॉन के बीच में, वो इफेक्टिव नहीं होता? जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो तो है ही, वो न्यूट्रॉन आ गए ना, न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ गए, हाँ सर। प्रोटॉन बढ़ाओगे तो रिपल्शन बढ़ेंगी। फिर जो आप रिपल्शन, प्रोटॉन रिपल्शन बोल रहे थे? प्रोटॉन रिपल्शन, आप देखो ना, जब हमने एटॉमिक नंबर ज्यादा कर दिया, जब हमने सर एटॉमिक नंबर ज्यादा कर दिया, हायर एटॉमिक नंबर के लिए न्यूट्रॉन ज्यादा हुए ना। न्यूट्रॉन ज्यादा क्यों हुए? ताकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ठीक ठाक रहे। अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उससे प्रोटॉन्स में रिपल्शन होंगी, तो इसलिए न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा बढ़ा दिए, बस ये किया। ओके सर। किसी को और कुछ पूछना है? चलो फिर आगे देख लो। अब आगे नोट करेंगे एक चीज, जो भी न्यूक्लियाई इस येलो लाइन के इधर है, राइट पे हैं यानी न्यूट्रॉन की तरफ हैं, तो यानी न्यूट्रॉन कम करने हैं। लेफ्ट की तरफ हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है, इसके बाद हमें प्रोटॉन कम करने हैं, तो यानी प्रोटॉन कम करने हैं तो N/P रेशियो को बढ़ाना है, और अगर न्यूट्रॉन कम करने हैं तो N/P रेशियो को कम करना है। कम करना है तो उसके लिए बीटा एमिशन होता है, और बाकी केसेस में कोई भी एमिशन कर लो, अल्फा एमिशन, प्रोटॉन एमिशन, या पॉजिट्रॉन एमिशन, या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये टर्म्स हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अल्फा एमिशन क्या होता है। अल्फा एमिशन, क्लियर? अल्फा एमिशन, पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है तुम्हें पता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है ना? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम गिव्स हीलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। एक एग्जांपल अगर मैं लूं उसका, जैसे अगर मैं रेडियो एक्टिव ले रहा हूँ 6C14, 6C14 ये अनस्टेबल है, 6C14 न्यूट्रॉन इसमें ज्यादा है, ये इस साइड लाई करेगा, ये कहीं इस साइड लाई करेगा, इसलिए इसका N/P रेशियो हमारा ज्यादा होगा, इसलिए इसको कम करना है, कम करना है वैसे। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसको ऐसे ही मान के रखता हूँ। 6C14 है तो इसको मैंने बना दिया सपोज, इससे मैंने एमिशन कराया, इसको मैंने ब्रेक किया, सपोज इसको सिर्फ ब्रेक किया है, 4Be10 प्लस 2He4। तुम्हें बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें ना फिल अप द ब्लैंक्स करके आएगा, फिल अप द ब्लैंक्स करके आएगा कि 6C14 था, 6C14 था तो इधर क्या आएगा ये पूछेगा, ये फिल अप करो। यहाँ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, अल्फा पार्टिकल आएगा, या क्या होगा इसका, क्या आएगा? तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इस पार्ट को बैलेंस करना है, इस पार्ट को सिर्फ बैलेंस करना है। 14 यहाँ पे ये है, यहाँ 10 है,
तो 14 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स और 6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो हमारा क्या आ गया 2, ये वाई आ गया 2, यानी एटॉमिक नंबर इसका 2 आ गया, एटॉमिक नंबर इसका 2 आ गया। ये क्वेश्चन आते हैं यही वाले जो थ्योरी में बता रहा हूँ ना, इतनी ये सब ऐसे ही है। 99% चेक करोगे आईआईटी के पेपर तो सिर्फ यही फिल अप द ब्लैंक्स आए हुए हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, और क्या कहते हैं प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, ये टर्म्स ही पूछते हैं। -1 E0 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल। +1 E0 क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन। और इसके अलावा अल्फा मैंने बता दिया 2He4, लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2He4 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बस यही बातें पता होनी चाहिए तुम्हें। 1H1 को प्रोटॉन बोलते हैं, 1H1 को बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस H+ 1H1 को H+ बोलेंगे, ध्यान रखना इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। H+ विद नो प्रोटॉन, विद नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। H+ मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस से डील कर रहे हैं सिर्फ। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। और इसमें अच्छा, अब ये आ गया 2He4 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे एमिट हो गया। अब इसके अंदर ना चलो इसके अंदर डिटेल टाइम कब चाहिए तो देखते हैं जितना होता है। तो इसमें अब ध्यान देंगे अल्फा एमिशन के अंदर। अल्फा एमिशन में अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ध्यान देना और बैलेंस करना, तो मैं क्या आएगा। मान लिया मैंने यू है, यू लिया मैंने 92 238, 92 238, इससे बना 2He4। तो साथ में क्या आएगा बोलो, फिलअप करो इधर क्या आएगा साथ में, इसका Z क्या होगा। और ये तो इसको कुछ भी मान लिया करो, ए तो मास होता है, Z और इसको मैं X मान रहा हूँ। Z और A क्या होंगे इसके, Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी एटॉमिक मास, क्या होंगे इसके। सर Z 90 और A 234। हाँ Z 90 होगा और वो होगा 234, यानी कौन सा एलिमेंट हो गया, थोरियम हो गया। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, यही फिलअप करने आता है ऐसे ही, और कुछ नहीं आता तो एक्स लिख देना 90 234। क्लियर, 90 और 234 आ जाएगा, 90 और 234, तो 90 आ गया और 234 आ गया और 2He4 ये आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब ये तो तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे, लेकिन इसमें ना ध्यान रखना, इसमें कुछ साथ में एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी होती है, सबको समझ आ गया। स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या प्रोटॉन निकलेगा या अल्फा पार्टिकल निकलेगा। रेडियो एक्टिविटी में स्टेबल जो न्यूक्लियर है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, अनस्टेबल से स्टेबल होने की कोशिश करता है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है स्टेबल होने के लिए, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन भी होगा स्टेबल होने के लिए। अच्छा, प्लस एनर्जी। अब एक बात बताएंगे, इसमें सब कुछ तो बराबर था, फिर ये एनर्जी कैसे रिलीज हो गई, ये एनर्जी कैसे रिलीज हुई। ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है यहाँ पे कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मास। बहुत कम मास, बहुत कम, जैसे तुम मान के रखो 0.002 AMU, इतना मास कम भी होता है, और मास कम हुआ तो वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता